सर, जिस तरह से ममता बनर्जी इस समय एक बात कह रही हैं खुले मन से, कह रही हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए कैसे देखते हैं सर इस पूरे पॉलिटिकल ग्राउंड? असलियत में ममता बनर्जी का और उनकी पूरी बिरादरी का गोत्र, मतलब राजनीतिक बिरादरी का, बुरा मत मानेगा, उनकी पूरी राजनीतिक बिरादरी का गोत्र तुष्टीकरण का है। और इसीलिए जब भवानीपुर से निकली ममता नंदीग्राम, भारी पड़ गया जय श्री राम, तो करने लगी वो राम राम। पर अब ममता को ना मिला मुस्लिम वोट, ना मिला राम, तो अब ममता फिर से आ चुकी है कि मुस्लिमों एक हो जाओ। ये उनको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगले आने वाले चरणों में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए एक लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है। एक फूल है, तीन माली है। फूल मतलब गुलाब का फूल, कमल का। एक फूल है, तीन माली है। एक ओवैसी माली, एक दूसरा माली आईएसएफ लेफ्ट कांग्रेस, और ये तीसरी माली जो है टीएमसी। ये तीनों माली एक फूल के पीछे पड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि 70% का वोट पहले तो उन्होंने गंवा दिया था। चंदी पाठ करा, दुर्गा पाठ किया, शांडिल्य गोत्र बताया, वो तो आने से रहा, तो वो जो है 30% वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अब ममता बनर्जी असली गोत्र पर आकर ये अपील कर रही है कि मुसलमानों एक हो जाओ और मुझे वोट दो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी किया, ये कटिहार में सिद्धू ने भी किया। ये बार बार जो तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियां हैं, ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो यही करते हैं। सर, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ये बोल रही हैं, क्या बंगाल की पॉलिटिक्स में इसका कोई प्रभाव नज़र आ रहा है? देखिए, वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दोहरे मापदंड, सेकुलरवादियों के दोहरे दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, वो सामने आ चुके हैं। मान लीजिए कि ममता बनर्जी के बदले अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते कि हिंदू एक हो जाओ और भाजपा को वोट दीजिए, तो फिर क्या होता? फिर अनर्थ हो जाता। लोग इलेक्शन कमीशन चले जाते, लोग यूनाइटेड नेशंस चले जाते और लोग कहते कि देखो सेकुलरिज्म पर सबसे बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। जय श्री राम को सांप्रदायिक कहने वाले लोग मुसलमान एक होकर मुझे वोट दो, इस अपील को, इस तुष्टीकरण भरे अपील को कहते हैं ये सेकुलर है। लेकिन सर ये बताइए, ममता बनर्जी इस समय रैलियों से सीआरपीएफ को भी तरह तरह से वो गालियां दे रही हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि तरह तरह से देखिए, दीदी की ये हार का फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली। जब इलेक्शन कमीशन के तहत 2016 का चुनाव आप जीत जाओ तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गाली। जब सुप्रीम कोर्ट 2018 में हुई हिंसा के बारे में आप पर टिप्पणी करे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। इसीलिए अब केंद्रीय फोर्सेस पर गाली। जब 2011 और 18, 16 और 19 में चुनाव कराने में केंद्रीय फोर्सेस आती थी और वामपंथी सरकार से बदलकर ममता दीदी की सरकार आई, तब तो केंद्रीय फोर्सेस ठीक थी। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ और सीएपीएफ को घेराव करो, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की बात की है। क्या एक मुख्यमंत्री को, पदासीन मुख्यमंत्री को ऐसी बात करनी चाहिए? क्या हमारे देश के जो जवान हैं, सैनिक हैं, वो किसी पार्टी के लिए काम करते हैं? क्या वो दलगत राजनीति का हिस्सा है? और आज उन्होंने जब नक्सली प्रभावित इलाके में अपनी जान गंवाई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो शहीद हुए? तो देश के जवानों के मनोबल पर ये चोट है, उनके नैतिकता पर ये सवाल है। और हर बार जब आप हार जाते हैं, परिवार तंत्र डगमगाता है, तो लोकतंत्र के स्तंभ पर सवाल उठाने की ये इनकी पुरानी आदत है। कभी केंद्रीय फोर्सेस पर उठाते, जवानों पर उठाते, सुप्रीम कोर्ट पर उठाते, ईसी पर उठाते, ये इनकी आदत बन चुकी है। पर इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि हार नज़दीक है और असल परिवर्तन होने वाला है। सर, आज इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा है, जो उन्होंने कहा था रैली में कि मुसलमानों एक हो जाओ। क्या इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करना चाहता है करे, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि अगर किसी भी धर्म संप्रदाय को, केवल एक धर्म संप्रदाय को उनको पोलराइज करके, इनके साथ एक सांप्रदायिक बात करके, उनको डरा कर, सांप्रदायिकता भरे मैसेज देकर उनको अगर एक किया जाता है, तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का और रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का उल्लंघन है। पर मॉडल कोड से ज़्यादा आज मॉरल कोड भंग हुआ है। और वो मॉरल कोड ये है कि अगर एक प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाता है और बांग्लादेश में अपने आस्था के हिसाब से एक मंदिर चला जाता है,
वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक जोड़ को मजबूत करने के लिए, तब तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है। पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मुसलमानों एक हो जाओ बोल देता है, या अजमल बोल देता है कि लुंगी दाढ़ी की सरकार होगी, या अजमल ये कह देता है 3,500 मस्जिदें तोड़ दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, तो ऐसे कोई भी विवादित बोलों को सांप्रदायिक नहीं घोषित किया जाता है। ये हमारे एक आंख वाले उदारवादी सेकुलरवादी लोगों की ये डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली से कहते हैं दीदी ओ दीदी, इसको लेकर बहुत नाराज़गी है टीएमसी में कि अपमान किया जा रहा है ममता बनर्जी का। अब देखिए क्यों अपमान लग रहा है उनको। कहीं शुभेंदु अधिकारी जी उनको बेगम बोलते हैं तो बोलते हैं बेगम क्यों बोला, कहीं बोलते हैं दीदी तो दीदी क्यों बोला, कहीं बोलते हैं फीशी तो फीशी क्यों बोला। अब मुझे बताओ, दीदी, फीशी या बेगम, इनमें अपमानजनक कौन सी बात है? हाँ, पर अगर कल्याण बैनर्जी ये उठकर कह दे कि राम भक्तों के हाथ में माँ सीता आ जाती तो उसका हाथरस जैसा कांड हो जाता, तो वो अपमानजनक नहीं है। प्रधानमंत्री को हर रोज़ अपशब्दों से नवाजा जाता है, नपुंसक, गंगू तेली, नीच, चाय वाला, तू चाय बेच, तेरे माँ बाप कौन हैं, गंदी नाली का कीड़ा, ये कहा जाता है। तो ये राजनीतिक डिस्कोर्स में चलता है। ये मैं कह रहा हूँ ना, इनके अगर मैं दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंडों का मैं आपको एक एक उदाहरण देना शुरू करूँ तो मुझे लगता है ये वीडियो 15 मिनट का नहीं 150 मिनट का हो जाएगा। सर, मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी को हमें टिकने नहीं देंगे, बीजेपी यहाँ पर 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही है। आप जब पूरा का पूरा चुनाव देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अगर 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं दीदी, तो दीदी इतने दिन नंदीग्राम में क्यों बैठी रही? दीदी को तो नंदीग्राम एक भी बार नहीं जाना चाहिए था। दीदी तो 2 दिन पहले चली गई और फिर नंदीग्राम में जब चुनाव हो रहा था उस दिन भी वहीं बैठी रही, और बाकी के 29 सीट जो उस दिन गए थे पोलिंग में, उस फेज़ 2 में, उसमें उन्होंने शिरकत भी नहीं की। इसका मतलब भवानीपुर छोड़कर दीदी आई नंदीग्राम, पर उनको लग रहा है भारी पड़ेगा जय श्री राम। अब जहाँ तक बात है कि सीटें कितनी आती है, देखिए सीट कितनी आती है ना, ये जनता के हाथ में होता है। ये भाईपो के फ़ोन कॉल पर तय नहीं होता कि महीने में इतना आ जाए, इतना जमा करवा लो। ये कोई कटमनी तो है नहीं कि आंकड़ा मैं बता दूं फ़ोन कॉल करके। ये जनता जो है वो आंकड़ा बताएगी, और आंकड़ा ऐसा बताएगी जिससे कि पता चल जाएगा कि तृणमूल ने जितना भी कटमनी और वसूली की थी उसका एक एक पाई का हिसाब एक एक वोट से दिया जाएगा। ममता बनर्जी बनारस से चुनाव लड़ने वाली है प्रधानमंत्री के खिलाफ 2024 के इलेक्शन में, कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य है, क्योंकि नंदीग्राम तो वैसे ही वो हारेंगी, तो ना विधायक रहेंगी ना सांसद, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में कहीं तो आसरा चाहिए, तो वाराणसी जाएगी। और काशी में जाने के लिए किसी को स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, काशी सबकी है। सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को परमानेंट हिंदू बताना पड़ेगा, परमानेंट आस्था रखनी पड़ेगी काशी में जाने के लिए। ये सीजनल हिंदू बनकर नहीं जा सकते कि कभी चंडी पाठ, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी मुसलमान एक हो जाओ, कभी मैं शांडलिय। तो जिस दिन ममता बनर्जी तय कर देगी कि उनकी आस्था परमानेंट है, पॉलिटिकल नहीं, उनका काशी में स्वागत है।